गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक यू आर फाइन। सो आज मेरा जो चौथा चैप्टर है मेरे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसके रिलेटेड मैं अभी स्टार्ट करूँगी लेक्चर। उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ये होप किया है कि आप लोग शायद वो क्वेश्चंस आपने देखे होंगे पिछले चैप्टर्स के, आपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपने वो क्वेश्चंस लगाए होंगे। तो चलिए अभी इसके साथ ही हम फोर्थ चैप्टर का हम शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहला क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो हम लोग देखते हैं ना, HDI इंडेक्स, कौन से कंट्री किस पोजीशन में है, क्या पोजीशन में है, क्यों इस पोजीशन में रहा, है ना। ये जो हम लोग इंडिया में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि करंटली अभी क्या चीज़ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना, HDI के बारे में। ठीक है, HDI का इंडेक्स भी आता रहता है, हम लोग हमेशा इंडिया का पोजीशंस भी देखते हैं कि कहाँ पे ये खड़ा है अभी। देखो, कोई भी कंट्री का जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, ये सब कुछ क्या होता है, रिलेटेड है। और ये चीज़ क्या है कि ये हम लोग जानते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का एक मेन एस्पेक्ट होता है। ठीक है, हमारे चारों ओर हम जो भी देखते हैं सब कुछ बढ़ता है, सब कुछ डेवलप करता है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो सिटी है, चाहे वो नेशन है, चाहे वो रिलेशन है। इवन हम भी कभी एक जैसे नहीं रहते। हम हमेशा छोटे बचपन को छोड़कर हम बड़े डेवलप होते हैं, अपनी ज़िंदगी में और भी मैच्योर हो जाते हैं, है ना। ठीक है, कोई भी एक स्टेज में लाइफ में नहीं रहता। तो कभी ये सोच के देखना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या एक ही चीज़ होता है? क्या ये एक दूसरे को कभी एक्कम्पनी करते हैं किसी भी पॉइंट पर? देखो, इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट नेशंस एंड कम्युनिटीज़ में दोनों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है कि ये एक टाइम से अपने आप को चेंज कर रहा है। डिफरेंस क्या है कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है और दूसरा होता है वैल्यू, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है ना, न्यूट्रल होता है। इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव साइन। ऐसे हम लोग देखते हैं ना कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन डिकेडल वाइज में अगर सेंसस में चेक करोगे, 2011 में +17.64 रेट था, है ना। 1921 में -0.71 समथिंग ऐसा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है। तो ये माइनस प्लस से क्या समझ में आ रहा है कि जस्ट ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बारे में बताता है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का। ठीक है, मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन क्या वजह है, क्या इस चीज़ में कौन सी क्वालिटी ऐसी इंक्लूड है जिससे कि ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, कैसे ग्रोथ हो रहा है, मतलब उसके पैरामीटर्स क्या है, जो क्वालिटेटिव पैरामीटर्स होते हैं उस चीज़ को ये नहीं देखता। ठीक है, लेकिन हम जब अभी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट क्या है? एक गुणात्मक विधि जिसमें वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। जब भी हम किसी एग्जिस्टिंग कंडीशन में, डेवलपमेंट कभी भी टेक प्लेस नहीं करता जब तक आप एग्जिस्टिंग कंडीशन में कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, मतलब उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। पॉजिटिव ग्रोथ होगा तभी डेवलपमेंट होता है। और हमेशा ये भी मतलब नहीं कि पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट हो रहा है, दोनों अलग चीज़ है। डेवलपमेंट तभी होगा जब गुण में पॉजिटिव चेंज आएगी। सपोज मानो एक सिटी का जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से 2 लाख है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग कहते हैं कि सिटी ग्रो कर गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई हाउसिंग, बेसिक सर्विस या बाकी चीज़ों को अगर हम देखें तो एक ही है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। कहने को तो नंबर में वो बढ़ गया, कहने को तो हम कह दिए कि भाई जनसंख्या बढ़ गई है, इसका मतलब सिटी भी ग्रोथ कर चुका है। भाई
वो ग्रोन अप अलग है, लेकिन बाकी डेवलपमेंट एस्पेक्ट को अगर वो नज़र में डालता तो वो चीज़ क्वालिटेटिव साथ में जुड़ा हुआ होता है ना। अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दोनों एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तब, ठीक है। ऐसे भी आप लोग भी सोचना कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बहुत दशक से क्या हो रहा है कि देश का जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, ओके, देश का जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो हम मेज़र करते हैं क्या, कि उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में हम उस चीज़ को मेज़र करते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, ये एक बैंड एस का एग्जाम्पल है और ये दिसंबर 2024 में, और ये जो जून 2024 में एक पिक्चर लिया गया था और ये अभी ऐसा है। देखो, क्या ये तुमको नज़र आ रहा है कि ये सिटीज़ नेगेटिवली ग्रो कर सकते हैं। सुनामी इस देश में जब पहले नहीं आया था उस टाइम कैसा देश था, और जब सुनामी आ गया तब इस सिटी का क्या सिचुएशन है, देख रहे हो। क्या ये जो प्राकृतिक आपदा है, क्या ये एकमात्र रीज़न है नेगेटिव ग्रोथ के लिए सिटी साइज का? क्या लगता है आपको? चलो, अगर कोई कंट्री का बिगर इकोनॉमी होगा तो मोर डेवलप्ड इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इवन इस ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि इसमें सभी लोगों के ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो गया। जिस लाइफ क्वालिटी पीपल एंजॉय करते हैं देश में, जो अपॉर्चुनिटी उनके पास है या जो फ्रीडम वो एंजॉय करते हैं, ये हमारे विकास के लिए तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही, लेकिन ये हमारे लिए नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे आइडियाज़ पहली बार लेट 80s और अर्ली 90s में भेजे गए थे, क्योंकि दो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट, जैसे हम कहते हैं अमर्त्य सेन या महबूब उल हक, है ना, ये दोनों इकोनॉमिस्ट थे फेमस, ये इस रिगार्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। देखो, ये जो महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थे। इन्होंने एक साथ एक दूसरे के साथ काम किया अंडर द लीडरशिप ऑफ द डॉक्टर हक टू ब्रिंग आउट द इनिशियल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। एक्चुअली इन दोनों का नाम ही आता है जब हम SDI के बारे में बात करते हैं, तो SDI का जो मेन ढांचा है वो इनके से ही आया, मतलब महबूब उल हक से और प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। ये दोनों साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने डेवलपमेंट की एक व्यू, एक झलक दिखाई। पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, उन्होंने SDI इंडेक्स को 1990 में बनाया था। उनके हिसाब से ये लगता है कि डेवलपमेंट पीपल के चॉइस को इनलार्ज करता है, ठीक है, ताकि लंबी ज़िंदगी अच्छी सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ लोग जी सके। UNDP ने, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस कंसेप्ट को यूज़ किया था, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। कब? क्योंकि SDR जो रिपोर्ट है उसको प्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर हक का जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड, मतलब उनकी माइंड जो इतनी फ्लेक्सिबल थी, वो सोच जो सकते थे वो चीज़ को, तो ये चीज़ हम इस चीज़ को इलास्ट्रेट कर सकते हैं। उसी तरह से अमर्त्य सेन नोबेल लॉरेट थे, ये हम सबको पता है ये चीज़, जिसमें क्या है कि फ्रीडम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी डेवलपमेंट का। फ्रीडम इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि ये हमारे डेवलपमेंट को ले आने के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव एक फैक्टर है। उनके काम क्या करते हैं, किसी सामाजिक, किसी राजनीतिक जो इंस्टीट्यूशन है उसके रोल को ये एक्सप्लोर करते हैं, और जो प्रोसेसेस हम उस फ्रीडम को ले आने के लिए कर सकते हैं वो इस चीज़ को भी बताता है। अब ये इकोनॉमिस्ट का जो काम है, ये दोनों पाथ ब्रेकिंग है, और ये लोगों को क्या करता है, किसी डेवलपमेंट के डिस्कशन के ऊपर केंद्र करके उनके ध्यान को खींचता है ना। इनके काम ही ऐसे थे, ठीक है, इनके काम ही एक ऐसे थे जिनको दो को मिलाकर लोगों को डेवलपमेंट डिस्कशन के केंद्र बिंदु में रखा जा रहा है, ताकि वो इस बारे में और सोच सके। इज दैट क्लियर? अभी देखो ये एग्जाम्पल, देखो ये क्या है, ये कह रही है कि
हैप्पी बर्थडे शहनाज, ये कह रही थैंक्स प्रिया, है ना। विश मी गुड हेल्थ ऑल्सो, आई वॉन्ट बी एबल टू कम्प्लीट स्कूल एंड गो टू कॉलेज, है ना। सो यू वॉन्ट टू लीव अ मीनिंगफुल लाइफ, देन आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू समथिंग टू मेक समथिंग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। ये है मीनिंगफुल लाइफ। अच्छा, कौन सा मीनिंगफुल लाइफ है, ठीक है। वेयर डू यू सी योर सेल्फ 1 year फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद तुम कहाँ पे अपने को देखोगे। एक डेड इन प्रिजन में है और ये सोचती है कि मैं थोड़ा कैंसर ट्रीट करने के लिए मैं एक सस्ती इफ़िशिएंट क्योर खोजूंगी जिससे कि मेरा लीव मेरी जो ज़िंदगी है, मेरा ढांचा भी चल जाए ठीक ठाक, मेरा इलाज भी चल जाए, ठीक है। तो ये मीनिंगफुल लाइफ में ये सोचती है, ओके। तो ये अपने जन्मदिन में ये कह रही थी कि मेरे लिए शुभ स्वास्थ्य की कामना करो ताकि मैं अपने स्कूल को कंप्लीट कर सकूँ और मैं कॉलेज जा सकूँ, मैं कुछ कर सकूँ, अपने लिए कुछ कर सकूँ। तो तुम एक मीनिंगफुल लाइफ चाहती हो। तो क्या हु डू यू थिंक लीड्स मोर मीनिंगफुल लाइफ, इन दोनों एग्जाम्पल्स में से आपको क्या लगता है मीनिंगफुल लाइफ कौन जीता है, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्टिविटी करके आप देखना, सोचना इस चीज़ के बारे में। एक लॉन्ग लीडिंग लाइफ, हेल्दी लाइफ जीने के लिए, ठीक है, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग इनफ मीन्स टू बी एबल टू लीव अ डिसेंट लाइफ। देखो, एक ज़िंदगी जीने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए एक लॉन्ग हेल्दी लाइफ जीना भी ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर किसी के पास संसाधन, स्वास्थ्य या शिक्षा है तो ये किसी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बड़े क्षेत्र हो सकते हैं। सुटेबल जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, क्या ये चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं? सुटेबल इंडिकेटर से क्या डेवलप हुए हैं इस तरह के एस्पेक्ट को मेजर करने के लिए? मनुष्य के पास तो अभी भी कैपेबिलिटी या फ्रीडम नहीं है ताकि वो बेसिक गिवन चॉइसेस को बना सके, क्योंकि उनकी ये जो अक्षमता होती है कि वो नॉलेज को एक्वायर नहीं कर सकते। उनकी मटेरियल पॉवर्टी हो सकती है, उनका सोशल डिस्क्रिमिनेशन एक रीज़न हो सकता है, इंस्टीट्यूशन का इनएफिशिएंसी हो सकता है या दूसरे रीजंस, जिससे कि उनको इन सब चीज़ों से, मतलब बेस्ट हेल्दी लीव से वो वंचित हैं, सिर्फ और सिर्फ गरीबी के लिए या सोशल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, है ना। लोगों के कैपेबिलिटीज़ को स्वास्थ्य, शिक्षा और रिसोर्सेज के एक्सेस में लाना इम्पॉर्टेंट होता है उनके चॉइसेस को इनलार्ज करने के लिए। अगर पीपल के पास इन सभी एरिया में कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो इनकी चॉइस भी लिमिटेड हो जाएगी। अगर एक अशिक्षित जो लड़का है वो अगर ये चॉइस को ना बना पाए डॉक्टर बनने के लिए, तो क्या है, ये चॉइस ना बना पाने का रीज़न क्या है कि उसके पास जो है लैक ऑफ एडुकेशन है। बहुत करीब अगर हम देखेंगे कि जो गरीब लोग हैं वो कभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले पाते डिजीज़ के लिए, क्योंकि इनकी जो चॉइस है, ठीक है, उनके लैक ऑफ रिसोर्स से वो लिमिटेड हो जा रहा है, इतना संसाधन उनके पास है नहीं। 4 पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब भाई ह्यूमन डेवलपमेंट तो क्या है ये हमने देख लिया। इसके 4 पिलर होते हैं। नंबर 1 इक्विटी, नंबर 2 सस्टेनेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। इक्विटी का मतलब क्या है कि सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को समान दायित्व मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, सभी के लिए सभी अपॉर्चुनिटीज़ खोली जाएं, चाहे वो किसी भी रेस के हो, किसी भी जेंडर के हो, चाहे वो कितना भी पैसा कमा रहे हो, किसी भी जाति के हो। ये सारे क्या है कि ये दिस इज़ वेरी ऑफन नॉट द केस, ये सभी समाज में होता है। दूसरी बात, किसी भी देश में ये इंटरेस्टिंग है कि कौन सा ग्रुप, विच ग्रुप द मोस्ट ऑफ द स्कूल ड्रॉप आउट्स बिलोंग टू, ये जानना हो जाता है कि कौन से ग्रुप के लोग में स्कूल ड्रॉप आउट ज़्यादा होता है। क्या रीज़न है इस तरह इस चीज़ का? जो ज़्यादातर जो महिलाएं या जो व्यक्ति लोग हैं जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। ये दिखाता है कि उनके पास नॉलेज की एक्सेस की कमी है। दैट्स वाई उन्होंने ऐसे उनके पास ये जो डेटाज हैं बैकड्रॉप्स की ये ज़्यादा आती हैं।
दूसरा होता है कि अगर कोई अपने सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या होती जाएगी, वो कंटिन्यू उस चीज़ में बढ़ता जाएगा। अगर वो ह्यूमन डेवलपमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लिए हर जनरेशन में उनका एक ही तरह का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ठीक है। सारे के सारे जितने रिसोर्सेस हैं, अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल, फिनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेस, इनको हम यूज़ करते हैं ये दिमाग में रखकर फ्यूचर में कि इस तरह के रिसोर्स को मिसयूज़ करने के बाद फ्यूचर जनरेशन में फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ बच जाते हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी बचेगा नहीं। लड़कियों को स्कूल में भेजने का इम्पोर्टेंस क्या है? अगर कोई कम्युनिटी अपने बच्चों को स्कूल में भेजने का इम्पोर्टेंस अगर स्ट्रेस ना करे तो ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगा, इन यंग वुमेन के पास लॉस्ट हो जाएंगे जब ये धीरे धीरे ग्रोन अप करेंगे तब, और ये दूसरे एस्पेक्ट को भी अफेक्ट करता है। इसीलिए हर जनरेशन को ये अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस, जो चॉइसेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये इंश्योर करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको मिट आउट कर सके। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि लोगों के अंदर क्षमता बढ़ाकर प्रोडक्टिविटी को हम कॉन्स्टेंटली इनरिच कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा प्रावीण्य कर सकते हैं। अगर हम उनके नॉलेज को बढ़ाएंगे, ठीक है, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे, तभी ना वो काम कर पाएंगे। अगर कोई सशक्तिकरण हुआ, ठीक है, सशक्तिकरण का मतलब क्या है, जैसे नारी सशक्तिकरण है ना, नारी सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। चॉइस रखने का पावर होना चाहिए। ये पावर कैसे आता है? फ्रीडम से आता है, कैपेबिलिटी से आता है। अगर अच्छा गवर्नेंस है मेरा, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी मैं ठीक से कर सकती हूँ, ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि मैं एम्पावर्ड हूँ, लोग एम्पावर्ड हैं। तो ये जो एम्पावरमेंट है, किसी सामाजिक और आर्थिक तरीके से जो डिसएडवांटेज पीपल हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो इस केस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी ये अपने नाइबरहुड में जो वेजिटेबल वेंडर हैं उनके साथ बात करना, उनसे पूछना कि आप कभी स्कूल गए हो, ठीक है, क्या वो कभी स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं, क्यों हुए हैं। वो ये क्या कहेगा कि वो अपने चॉइस फ्रीडम के बारे में वो आपको बताएंगे। वो बोलेंगे कि मैंने कौन कौन से कंसिक्वेंसेस मैंने फेस किए, मुझे किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन का मुझे सामना करना पड़ा, ठीक है, लोगों के जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो भी बैकड्रॉप, जो भी वो कमेंट करते हैं, उस चीज़ का डिसएडवांटेज जो मुझे मिलता है, जिस वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में चॉइस एंड फ्रीडम्स को मैं नहीं ले पाई, ये आपको वेजिटेबल वेंडर समझा सकते हैं। नोट, कैसे उनकी अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हुई, ये रीज़न भी देखना आप लोग उनसे बात करके। क्या वो उनके जेंडर के लिए है, क्या वो उनके कास्ट के लिए है, क्या वो उनके इनकम के लिए है, ये रीज़न भी पूछ के देखना अपने किसी वेजिटेबल वेंडर के पास, मतलब जो सब्जी वाले बैठते हैं उनसे पूछ के देखना, ठीक है। अभी है एक्सेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, जो अप्रोच होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जो वेज हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, जैसे इनकम अप्रोच हो गया, वेलफेयर अप्रोच हो गया, मिनिमम नीड अप्रोच हो गया, कैपेबिलिटीज़ अप्रोच हो गई। ये 4 अप्रोच होते हैं जिससे कि प्रॉब्लम को हम देखे जा सकते हैं। किस चीज़ के, ऐसे मान लो इनकम अप्रोच है, इनकम अप्रोच में क्या होता है कि लेवल ऑफ इनकम लेवल ऑफ फ्रीडम को रिफ्लेक्ट करता है। अगर उसके पास लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। अगर हम किसी सोशल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट ज़्यादा जिसमें करेगी, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, है ना, बाकी एमिनिटीज़ में, पीपल तो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पासिव रेसिपिएंट है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करने के लिए वो वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा खर्चा देती है। बेसिक नीड अप्रोच, ये भी ध्यान रखना चाहिए। रोज़
कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। तो क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन चॉइस के क्वेश्चन को इग्नोर किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि बेसिक नीड को इम्फेसाइज किया जाता है, इसके ऊपर जोर दिया जाता है कि जो बेसिक नीड है। कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर अच्छे कैपेबिलिटीज़ बनाने ह्यूमन के अंदर तो उनके पास हेल्थ का एक्सेस, एडुकेशन, रिसोर्सेज, इन सभी चीज़ों में एक्सेस उनका होना चाहिए। और ये अप्रोच एक्चुअली प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था। और जो बेसिक नीड अप्रोच है ये ILO ने दिया था, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें वेलफेयर अप्रोच में हर विकास की गतिविधियों के ऊपर ये एक बेनिफिशियरी टारगेट की तरह देखता है और ये सबसे पुराना है। लेवल ऑफ फ्रीडम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ द फ्रीडम एंड इंडिविजुअल इंजॉयज, मतलब वो कितना इनकम कर रहा है ये डिटरमाइन करता है उसके फ्रीडम को। रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, रिसोर्स में एक्सेस पाने के लिए परचेजिंग पावर को मेज़र किया जाता है US डॉलर में। हर डायमेंशन में 1/3 का एक वेटेज दिया जाएगा, है ना। अच्छा, जो पैरामीटर्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के वो ज़रा बताना, कितने से कितने में बहुत ज़्यादा SDI मिलेगा, किस इंडेक्स में पीछे, मतलब जो वो नंबर पैरामीटर्स होते हैं ना वो लिख के बताना कमेंट में कि 0.9 के एक्सिस में क्या होता है, ऐसे होता है ना, वेरी हाई SDI, वेरी लो SDI। तो नंबर पैरामीटर्स के नीचे कौन सा मीडियम है, कौन सा हाई है, कौन सा लो है, नंबर पैरामीटर के हिसाब से ये बताना हमको कमेंट में। ओके, ठीक है। तो अभी के लिए जान के रखो, जैसे मान लो 0.983 है सपोज मान लो, तो क्या हो जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा SDI है। और जो 0.268 के बारे में हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हो गए। ओके, तो ये नंबर पैरामीटर्स बताना हमको, कुछ कंट्रीज के लिख के बताना कि किस किस कंट्री का क्या SDI इंडेक्स है। ओके, तो उसका नंबर कितना है सर्च करने से मिल जाएगा। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना UNDPs, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से देख के मुझे लिख के बताना कि किस कंट्री का क्या SDI है। 1990 के सिंस हमने ये देखे थे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम HDR को हर साल रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे रैंक वाइज इस चीज़ को देखी जाती है कि लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से हर मेंबर कंट्रीज किस रैंक पे खड़ा है। ह्यूमन पॉवर्टी और SDI इंडेक्स ये दोनों इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं ताकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को भी मेजर कर सकें। ओके, देखो अब सबसे बड़ा बात क्या होता है कि जैसे मान लो ये नॉन इनकम मेजर 40 के एज तक सरवाइव ना कर पाना, एडल्ट लिटरेसी रेट, अंडरवेट, है ना, ये अकाउंट करते हैं शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन एनी रीजन। और क्या होता है कि रिसर्चर्स जैसे लेवल ऑफ करप्शन, किसी पर्टिकुलर रीजन में पॉलिटिकल फ्रीडम के बीच में जो एक लिंक वो खोज रहे हैं। यहाँ पे डिस्कशन भी होता है कि किस चीज़ के चलते कि मानव का जो विकास है SDI इंडेक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, कि जिसको देखते हैं। अभी देखो जैसे कि भूटान एक ऐसा देश है वर्ल्ड में जो GN हैप्पीनेस को प्रोक्लेम करता है और वो उस कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। कोई भी मटेरियल प्रोग्रेस या टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होती है उसको बहुत कॉशियसली हम अप्रोच करते हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पॉसिबल हार्म दे माइट ब्रिंग इनटू द एनवायरनमेंट और द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ द भूटानीज पीपल। सभी चीज को फ्यूचर हार्म के बारे में ध्यान रखते हुए मटेरियल प्रोग्रेस होता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, तभी जाके हम वहाँ के लोगों के बीच में जो कल्चरल एस्पेक्ट्स की उन्नति के बारे में हम बात करते हैं। मटेरियल प्रोग्रेस कभी कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस में नहीं आ सकता।
जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस दैट इज GNH, ये हमें नॉन मटेरियल स्पिरिचुअल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को बताने के लिए इनकरेज करता है, ये GNH। ठीक है, ये देखो गाइस, ये जो कंट्रीज है ना, इनमें से कुछ ये जो है ना, ये जो लिस्ट बना हुआ है, लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, स्कोर इन डेवलपमेंट इंडेक्स, नंबर ऑफ कंट्रीज, तो कंट्रीज का नाम बताना हर इंडेक्स में, कि वेरी हाई में जो 49 कंट्रीज है, तो उसमें से कुछ देश के बारे में बताना, कुछ देश के नाम बताना वहाँ पे, कि वेरी हाई में कौन से देश आएंगे। ये जो है ना, जैसे 53 ये तो लिखा हुआ है, अब यहाँ पे जो कंट्रीज है इसके नाम बताना, कि हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में जो 53 कंट्रीज हैं उसमें से कंट्रीज के नाम बताना मुझे। ओके, मीडियम में कौन से आएंगे इस 42 कंट्रीज के बीच में, 42 कंट्रीज में कौन कौन से देश आएंगे। लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में जो 43 कंट्रीज है, इसमें से कौन कौन से देश हैं, ये लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, इंटरनेशनल कंपैरिजन में क्या होता है, किसी ह्यूमन डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट है, हम देखते हैं, ये कंपेयर करना जरूरी, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस टास्क टू सर्च आउट द SDI इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज। ओके, मैं भी देखूंगी, आप भी देखना। ओके, और मुझे बताना कमेंट में। जैसे यहाँ पे पहले देखो, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, US, और करंट स्टेटस भी देखना अभी का भी SDI इंडेक्स। ओके, जो हाई वैल्यू इंडेक्स ये तो पहले का है, ये बहुत पहले का रिपोर्ट है 2014 का, तो अभी का जो करंट का जो SDI इंडेक्स है वो बताना हमको। तो यहाँ पे जैसे उस टाइम पे 10 कंट्रीज थे, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा, सिंगापुर, डेनमार्क। ओके, तो इससे क्या होता है कि नॉलेज इंक्रीज होता है, अगर जितना सर्च करोगे चीज़ों को, देखोगे कि कहाँ पे क्या SDI इंडेक्स है, करंट सिचुएशन में क्या है, तो इससे क्या होता है कि एक्सप्लोर करने का जो मौका है ना वो मिलता है, और जितना एक्सप्लोर करोगे तो उतना जो रिसर्चेबल जो नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, सो डू दिस टास्क। ओके, जो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है किसी का, वो है 53 कंट्रीज। इसमें हम एडुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखी जाती है, कि किसी को शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, कि सरकार की प्रायोरिटी होती है कहीं भी। ठीक है, तो सोशल सेक्टर में ना कहीं भी देखोगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इतना बेटर हो रहा है, वहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और जितना इन्वेस्टमेंट पीपल में, जो हायर इन्वेस्टमेंट होगा पीपल में, और जो गुड गवर्नेंस होता है, वो इस तरह के देशों को क्या कर दिया है, दूसरों से अलग रखा है। ठीक है, तो जो मीडियम लेवल में होते हैं, तो मीडियम में क्या है कि शायद कुछ पैरामीटर्स वो थोड़े पीछे हो, जो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से थोड़ा बैकआउट है ना, थोड़े पीछे हैं। ओके, तो कुछ कुछ रीज़न शायद रह गया होगा। ये सारे पुराने रिपोर्ट्स हैं गाइस, ये देख लेना, लेकिन मैंने जो अभी आपको बोला कि करंट में क्या सिचुएशन है वो मुझे बताना आप। करंट में जो SDI इंडेक्स है, वेरी हाई, हाई, लो, मीडियम, ये मुझे लिख के बताना कि कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो किस किस में आएंगे, किस किस इंडेक्स में वो आपको दिखेंगे। वेरी हाई में कौन है, हाई में कौन है, मीडियम में कौन है, और लो में कौन है, ये जो कैटेगरी बना हुआ है। ये नंबर मत पता, नंबर तो लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर के अलावा हमको नाम चाहिए। मैं भी देखूंगी, आप भी देखना। तो क्या होता है कि जैसे ये जो इंटरनेशनल कंपैरिजन जब आप करोगे, खुद जब आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करोगे ना, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जो एक्चुअली जो हमारे पैरामीटर्स हैं मेन जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया SDI में, ठीक है, कि किस किस में गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, सोशल एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में, इनकम एस्पेक्ट में, हेल्थ एस्पेक्ट में, एडुकेशन एस्पेक्ट में, कहाँ कहाँ पे किस चीज़ की कमी है अभी भी, जिसके वजह से हमारे मीडियम में, हमारे हाई में, हमारे लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट में इस तरह के जो चेंजेस हमारे पास देखने को मिलते हैं SDI में, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, आई विल ऑल्सो फाइंड and you will also find. Okay,
तो ये क्वेश्चन है, ओके, ये ट्राई करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेवलपमेंट, द पॉजिटिव चेंज इन द क्वालिटी, है ना, सिर्फ साइज में बढ़ जाना। अभी मैंने बताया आपको कि नंबर के एस्पेक्ट में डेवलपमेंट को नहीं देखा जाएगा, डेवलपमेंट में क्वालिटी चेंज को देखा जाता है, ओके। और जो 4 मेन कंपोनेंट्स क्या क्या बताए मैंने, इक्विटी बताया, सस्टेनेबिलिटी बताया, है ना, जो सस्टेनेबिलिटी बताई मैंने आपको, और एक क्या होता है, और क्या होता है, और बताई मैंने आपको प्रोडक्टिविटी, और एक होता है एम्पावरमेंट। तो ये 4 कंपोनेंट्स भी आ गए। देखो ये क्वेश्चन भी है, वैसे क्वेश्चन भी आ गया। 4 मेन कंपोनेंट्स, कैसे कंट्रीज को हम क्लासीफाई करते हैं एसडीआई इंडेक्स के हिसाब से। और मैंने जो अभी आपको वो काम बोला, वो कंट्रीज सारे देश के भी ना हो, कुछ देश के नाम मेंशन करना, मेरे कमेंट सेक्शन में बताना आप। कौन सा डेवलपमेंट में रहता है, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी होता है इस चीज़ में। किसने, जो स्कॉलर्स वो इंट्रोड्यूस किए थे ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को, ठीक है। तो ये चीज़ देखना कि महबूबुल हक ने किया था, इसका प्रावधान, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने खोजा था। सो गाइस, आज का लेक्चर इतना तक ही। मैं होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जिससे कि मुझे और भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने की। ठीक है, बाय।